बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें धमाका होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं फेस ऑफ एसी। आपको ऑलरेडी पता होगा कि फेस किसे कहते हैं। फर्स्ट ईयर में भी इससे रिलेटेड हल्की फुल्की शरारत आपने की हुई है। लोअर क्लासेस में भी फेस का क्या मतलब हो सकता है। देखें, हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज के जो रिलेशन है I = I0 साइन ओमेगा टी कहें या थीटा कहें। इस तरह V की जो वैल्यू है वो भी किसकी इक्वल होता है, V = V0 साइन ओमेगा टी कहें या थीटा कहें, एक ही बात है। अब ये रिलेशन कैसे मिला वो एक अलग चैप्टर, आज भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। मगर मैंने आपको बताया था जो करंट है और वोल्टेज ये दोनों फिक्स नहीं रहता। अल्टरनेटिंग जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी और साथ साथ उसके डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। अब हम ज़रा देखते हैं कि करंट और वोल्टेज में अगर चेंज आ जाता है तो किस चीज़ में चेंज की वजह से। तो इधर देखिएगा, करंट की जो रिलेशन है वो I = I0 ऑफ साइन थीटा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो I0 है ना वो है पीक वैल्यू। अब बताएं पीक वैल्यू क्या चेंज हो सकता है? नो, पीक वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे फर्ज करता हूँ ये इसका पीक वैल्यू है, या अगर लेट सपोज करंट को शो करता है तो ये I0 है, और आपको मालूम है कि इधर नेगेटिव साइकिल में ये जो पीक है वो -I0 को जाहिर करता है। चले ये ज़ीरो रेफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे साइकिल में ये जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगा और ये जो वैल्यू है वो भी हमेशा फिक्स ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू है I0 पर तो डिपेंड करेगा नहीं, वो तो फर्ज करें फिक्स वैल्यू है। तो टोटली डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। और इस तरह वोल्टेज की जो वैल्यू है V0 तो फिक्स वोल्टेज है, पीक वैल्यू है, तो वो डिपेंड सिर्फ किस चीज़ पर कर रहा होगा, थीटा पर कर रहा होगा। तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है करंट भी चेंज, करंट की जो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और साथ साथ देखें नेगेटिव पीक में जाने का मतलब है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ थीटा की जिम्मेदारी बढ़ गई। थीटा की कैसे जिम्मेदारी बढ़ गई, ये बैक वक्त हमें दो चीज़ें बता देना चाहिए। नंबर 1, ये हमें इंस्टेंटेनियस करंट बताए, यानी कि करंट की मैग्नीट्यूड बताए किसी भी टाइम पे, और साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताए। अगर इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, दो चीज़ें बैक वक्त हमें बता रहा है, तो इसका एक कोई स्पेशल नाम होनी चाहिए, और वो है फेस ऑफ एसी। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। थीटा, इसी रिलेशन में जो थीटा है वो हमें दो चीज़ बताएगा। एक तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट या वोल्टेज बताएगा, और साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट और वोल्टेज बताएगा। इसको हम नाम देंगे फेस ऑफ एसी। समझ में आ गया, इसी थीटे को ही नाम दिया जाता है। अब हम ये जो रिलेशन है वो कैसे निकालेंगे वो भी आप बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैंने आपके आसानी की खातिर क्या क्या है, इस साइनसोइडल वेव को एक सर्कुलर जो सर्कल है इसके साथ हमने एक कंपेयर किया है। कंपैरिजन करने से थोड़ा समझने में आसानी होगी। कैसे होगा, इधर देखिएगा। ये फर्ज करें कि जो है ना टाइम को जाहिर करता है, एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इस आई की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, I0 भी हो सकता है, -I0 भी हो सकता है। मगर समझ लीजिएगा एक्स एक्सिस में टाइम ही है। टाइम होने के मतलब पे एक साइकिल का जो टाइम है उसको मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हाफ साइकिल का यकीनी बात है T/2 हो जाएगा, और हाफ का भी अगर आप हाफ करेंगे तो क्या होगा, T/4 हो जाएगा। इस तरह इसका मतलब ये हुआ हर क्वार्टर जो पॉइंट है ये T/4 है। यहाँ से यहाँ तक अगर T/4 है तो इधर से यहाँ इधर तक भी T/4 होगा, इधर से इधर तक भी T/4 होगा। तो क्या होगा, T/4 T/4 T/4, तो कितना हुआ, ये आ गया जनाब 3T/4। इस तरह टोटल जो एंगल है उसको अगर मैं 2π कहूँ, आपको मालूम भी है, तो ये जो पॉइंट है ना वो एंगल का हाफ है, तो मैं इसे हाफ का मतलब पे पाई, और ये जो पॉइंट है ये हाफ का भी हाफ है, यानी कि पाई का भी आधा है, तो उसको मैं क्या कहूँगा, π/2 कह दूंगा। तो क्या हुआ, π/2, यहाँ से यहाँ तक भी π/2 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी π/2 होना चाहिए, तो मैं इसे लिखूंगा 3π/2। तो
तो मैंने एंगल के टर्म में भी लिखा है और साथ साथ टाइम के टर्म में भी लिखा है, इसका वजह आपको अभी पता चल जाएगा। एनीवे यहाँ पर जो करंट है वो फर्ज करता हूँ किसी भी लम्हे एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम, तो मैं क्या करता हूँ कि करंट ना इस पॉइंट पर पहुँचा है, करंट की ये वैल्यू है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक सर्कुलर मोशन के साथ, सर्कुलर वेव के साथ, तो फिर जाके हमें समझना या करंट का जो रिलेशन है उसको डिराइव करना कदर आसानी होगी। कैसे होगा देखें, अब ये पीक वैल्यू है आई नॉट, तो मैंने एक सर्कल ड्रा किया है। क्यों मैंने इसके साथ कंपेयर किया है वो भी सिंपल सा है। एक कंप्लीट वेव बनाऊंगा, एक साइकिल बनाऊंगा, तो उसमें अगर टोटल देखें 360 डिग्री बनेगा। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा तो सर्कल में भी टोटल कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो इसीलिए मैंने इसको इसके साथ कंपेयर की है। अब गौर से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक वेव की बात करेंगे तो वेव हमेशा यहां से स्टार्ट होता है, और सर्कल में जब किसी चीज को आप डिफाइन करते हैं, किसी चीज को शो करते हैं, पोजीशन से रिलेटेड हो, मोशन से रिलेटेड हो, जो कुछ भी हो, हमेशा आपको पता है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट से इस पॉइंट से ले लेते हैं। चले मैं इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट करता हूं, और आपको ये भी मालूम है ए से एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। इसका मतलब है इधर पॉइंट ओ पर होने का मतलब है यहाँ पर पॉइंट ए पर है, इधर से इस पीक पर होने का मतलब है वहां से इधर पहुंचा होगा, इधर से इस पॉइंट पर पहुंचने का मतलब है इधर से इधर पहुंचे होंगे, इधर से यहाँ पर पहुंचने का मतलब है इधर पहुंचा होगा, इधर से फिर इसी पॉइंट पर होने का मतलब है यहाँ पर। तो इसके बाद नेक्स्ट इसका वेव स्टार्ट होता है, इधर भी जो है ना नेक्स्ट शुरू हो जाता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ से लेकर इधर तक जो टोटल वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, वो आई नॉट के इक्वल है। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक भी कितना होनी चाहिए, आई नॉट है। तो एक मतलब ये हुआ कि रेडियस इसका आई नॉट के इक्वल आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक आई नॉट होगा। चले इस पॉइंट को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अब अगर यहां पर करंट ना पहुंचा हो, करंट की वैल्यू इधर मौजूद होगा, तो आपको मालूम है कि वो जीरो से लेकर इधर होने का मतलब यहां से लेकर यूं आ रहा होगा। तो करंट इधर पॉइंट होने का मतलब है उधर किधर पहुंचा है वो मैं मालूम करना हो तो मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, लाइन ड्रा करूंगा तो इसका मतलब है हमारे पॉइंट इस करंट की जो वैल्यू है सर्कल में शो करेंगे तो इधर पहुंचा होगा, यहाँ नहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा। ये वाले जो पॉइंट है किसके रेस्पेक्ट से है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट से। तो मैं ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करता हूं। अब अभी आपको मैंने बताया था कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आई नॉट है, क्योंकि यहां से यहां तक आई नॉट है। अगर ये आई नॉट इसका रेडियस है तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ओ से लेकर पी तक भी आई नॉट होना चाहिए, ओ से लेकर ए तक भी आई नॉट होनी चाहिए, ये भी आई नॉट होनी चाहिए, ये भी आई नॉट होनी चाहिए, यहां से यहां तक भी आई नॉट होनी चाहिए। चले मैं इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। अब सवाल ये होता है ये जो ओ पी है क्या वो हमारे इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जवाब है नो। वजह सिंपल सा है, ओ पी की जो वैल्यू वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। जैसे फर्ज करें कि इधर पहुंचाओ तब भी आई नॉट है, यहां पर भी पहुंचे तब भी आई नॉट है, इधर भी पहुंचे तब भी आई नॉट है। मगर हमें मालूम है कि करंट की जो वैल्यू है वो हमेशा टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब ये हुआ, इससे अगर मैं एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर दूं तो हम एक काम कर सकते हैं। वो काम ये होगा कि अगर फर्ज करें ये खुद तो फिक्स रहेगा मगर इसको रिजोल्व करें उनके कंपोनेंट्स में, तो फिर जाके क्या होगा, इधर से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन लेट सपोज ड्रा कर दूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा तो इसमें से दो कंपोनेंट मिलेगा। चले मैं इस पॉइंट को मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं। देखें हमें दो कंपोनेंट मिलेगा, इस आई नॉट का जिसने कितना एंगल बनाया है, इस एंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं थीटा से। तो हमें दो पॉइंट मिलेगा, दो कंपोनेंट मिलेगा। एक है इस आई नॉट का ओ बी कंपोनेंट, एक है इस आई नॉट का बी पी कंपोनेंट। अब देखें दोनों कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है, मगर हमारे जो करंट है वो वाई एक्सिस में है ना, आपको नजर आ रहा है करंट एक्स एक्सिस में नहीं है, वाई एक्सिस में है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस आई नॉट के उस कंपोनेंट को देखेंगे जो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेरी करता रहता है। तो इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस जो करंट होगी वो हमारा बीपी होगा, जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं।
बीपी को क्यों लिया, समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो इसमें जो करंट है उसको हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग शो किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये जो आई बीपी, हालांकि अब इसको भी ले सकते थे मगर हमने इसको इसलिए लिया, वो वाई एक्सिस के ना वेरी कर रहा, तो इस आई को यानी कि बीपी को, जो कि इस आई नॉट का वाई कंपोनेंट है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ इंस्टेंटेनियस करंट लेंगे। तो आई नॉट खुद एज इंस्टेंटेनियस करंट नहीं है, आई नॉट तो फिक्स वैल्यू है, हमने इस आई नॉट के उस कंपोनेंट को लेना है जो कंटिन्यूसली वाई एक्सिस के लॉन्ग वेरी करता रहता हो, वो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट होगा। तो वो वाई एक्सिस में जो वेरी करने वाला करंट बीपी है, जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये जो आई है ना, वो आप गौर करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपको पता लग रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको। और मैं ना बड़ा खुश होता हूं जब कहीं पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, उसमें अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना कदर आसान होता है, क्योंकि हम वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बीपी को इंस्टेंटेनियस करंट का नाम दिया है, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी पी, उसमें आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाई कंपोनेंट को ऑब्टेन करने के लिए साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट, उसमें किस फंक्शन को यदि यूज करते हैं, वाई कंपोनेंट के लिए साइन थीटा, याद आ गया ना। तो मैं यहां पर साइन थीटा अप्लाई करता हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप बताइए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बीपी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज में क्या है, ओपी। तो मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो खुद देखिएगा, बी पी इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, और बी पी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, आई से, इक्वल टू ओ पी हमारा क्या है, आई नॉट इंटू साइन थीटा। वाह वाह वाह, ये तो वही रिलेशन है जो हमें ऑलरेडी पता था, जिसको हमने यहाँ पर बड़ा जुगाड़ से एक और अंदाज में फाइंड आउट किया। हमने अपना जो साइनोसॉइडल वेव है उसको सर्कुलर वेव के साथ कंपेयर करके भी रिजल्ट निकाला। बड़ा आसान है, हाँ आप इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं, चुटकियों में नहीं, ज़हन में रखिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। तो यहाँ भी आपको पता लग रहा है, इधर भी आपको पता लग रहा है, करंट टोटली फंक्शन ऑफ थीटा है, क्योंकि आई नॉट तो फिक्स है, तो करंट थीटा पर डिपेंड कर रहा है। मगर आप इसी को फर्दर थोड़ा एक्सपेंड करें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन थीटा, आपको मालूम है किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के बराबर होता है। मगर आपको इससे पहले जो टॉपिक है उसमें भी आपको मैंने बताया था कि ओमेगा आपको मालूम है कि किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो अगर इस ओमेगा को इससे रिप्रेजेंट कर दें तो तब हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा के बजाय 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिखूंगा इनटू स्मॉल टी। तो हमारा यहाँ पर कई रिलेशन मिल गए, करंट का ना 3 रिलेशन मिला। करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा कहें, करंट इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी करें, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी का। अब ठीक है, क्योंकि हमने इस थीटे को हमने फेस ऑफ एसी का नाम दिया है, तो हम जरा ये देखना चाहते हैं कि थीटा खुद किस चीज पर डिपेंड करता है। ये बात तो कंफर्म है कि ये जो थीटा है ना, वो हमें डिफाइन करेगा क्या ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, करंट बढ़ कितना कम है कितना ज्यादा, वो थीटा पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मगर थीटा खुद किस चीज पर डिपेंड करता है, वो अगर फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या कर दिया, इसी थीटे को लिटिल बिट एक्सपेंड कर दिया, थीटे को ओमेगा टी कह दिया। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फर्ज करें 1 सेकंड में 2 पाई बनाया, अगले 1 सेकंड में भी 2 पाई बनाएगा, अगले 1 सेकंड में 2 पाई, एक सिलसिला चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो कि ओमेगा टी के बराबर है, ओमेगा पर डिपेंड नहीं करेगा अगर ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा हो। ये जो साइकिल है ना, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा हो, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, करंट टाइम डिपेंडेंट है, एक्स एक्सिस में किसी भी टाइम पर। इसीलिए आप इस टाइम को भी फेज का नाम दे सकते हैं, जिस तरह थीटे को आपने फेज का नाम दिया, इसी तरह स्मॉल टी को भी क्या नाम दे सकते हैं, फेज का नाम दे सकते हैं। वजह सिंपल सा है, यही टी डिफाइन करता है कि हमारे करंट की वैल्यू क्या है, आया पॉजिटिव पीक में है, नेगेटिव पीक में है, जो भी कुछ भी है वो हमें टी से पता लग रहा है।
तो दो चीज़ों को हम एज यहाँ पर फेज का नाम दे दिया। आखिरकार हमने थीटा को भी नाम दे दिया, इसी थीटे को एक्सपेंड किया, देखा कि ये थीटा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो पता चला वो तो टाइम डिपेंडेंट है। तो हमने कहा कि यार देखो सिर्फ थीटे को हम क्यों एज ए फेज का नाम देंगे, थीटा तो टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम को भी आप फेज का नाम दे सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक सकता है, रोक सको तो रोक लो। इसका मतलब क्या हुआ, आई नॉट का फेज क्या है, यानी कि ये भी एक इंस्टेंटेनियस करंट है ना, आई की वैल्यू आई नॉट होगी तो इसका फेज क्या था, इसका फेज सिंपल सा है, आई नॉट के बाद या उसका एंगल देखें या उसका टाइम देखें। तो आई नॉट को फॉर्म करने के लिए टोटल कितना एंगल बना है, π/2 एंगल बना है। तो फेस ऑफ आई नॉट इज क्या हुआ, π/2। या टाइम को भी हमने फेस का नाम दिया है, तो इस आई नॉट को फॉर्म करने के लिए टोटल कितना टाइम लिया, t/4। तो आप t/4 को भी फेस ऑफ आई नॉट कह सकते हैं। इस तरह इस माइनस आई नॉट ये भी एक इंस्टेंटेनियस करंट है, तो इस आई नॉट का फेस क्या है, इस आई नॉट का फेस का मतलब क्या है, इस आई नॉट को फॉर्म करने के लिए कितना टाइम लिया या टोटल कितनी एंगल बनी है। तो इस आई नॉट को भरने के लिए टोटल कितना एंगल लिया, 3π/2। इसको भी आप एज ए फेस का नाम दे सकते हैं। या इस 3π/2 को फॉर्म करने के लिए कितना टाइम लिया, 3t/4। 3t/4 को भी आप फेस का नाम दे सकते हैं। इसी तरह आप इस पॉइंट का, इस करंट का फेस निकाल सकते हैं, इसका आप फेस निकाल सकते हैं, इसका फेस निकाल सकते हैं, इसका फेस निकाल सकते हैं। हर पॉइंट का आप फेस निकाल सकते हैं जब आप उसको कंपेयर करेंगे विद अ साइनोसाइडल वेव को विद अ सर्कुलर वेव। तो मुझे उम्मीद है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आपको अभी पता चल जाएगा इधर से आगे हमने एक बहुत ज़बरदस्त एक रिलेशन, हमने एक सीरीज में एक चीज़ पढ़ना है, उसमें टोटली फेस की ही बात करते रहेंगे। आप भी उगता जाएंगे क्या आप फेस की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा फेस का मामला इधर ही ख़त्म कर दें। तो इसको भी पहले फेस को जला ले, ये वाला फेस नहीं, ये ज़हन में रख लीजिएगा। तो ये जो फेस है वो PHASE वाला है, वो थीटा को भी कह सकते हैं, टाइम को भी आप फेस का नाम दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको करंट भी शो किया, वोल्टेज भी शो किया। तो बेसिक हमारा जो कंपैरिजन होगी वो इसी करंट और वोल्टेज के वर्सेस ही होगा। करंट क्या है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो तो करंट की वैल्यू क्या हो सकता है। टोटल इसी चीज़ पर हम बहस करते फिरेंगे। मगर ज़रूरी है कि क्या दोनों का जो फेस है, फेस का मतलब एंगल, क्या हमेशा एक जैसा हो, नॉट नेसेसरी। स्पेशली इस चैप्टर में आप बहुत सारे पॉइंट्स पर देखेंगे, कभी जो है ना एक का एंगल आगे होगा, किसी का एंगल पीछे की तरफ होगा, यानी कि फेस लीड और फेस लेग का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आगे टॉपिक्स में भी आपको मैं बार बार रिकमेंड करूंगा कि किसी हाल में आपने फेज रेफरेंस वाला टॉपिक को एक दफ़ा समझना है। तो इससे बेहतर है अभी आप इधर समझ के आगे बढ़े। तो फेज डिफरेंस किसी कहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपके पास फर्ज करना दो वेव हैं, दो अल्टरनेटिंग वेव्स हैं, जैसे करंट और वोल्टेज है। अगर ये दोनों वेव, इन दोनों वेव का जो 0 पॉइंट एक जैसा ना हो तो समझ लीजिएगा इन दोनों वेव के फेज में कुछ न कुछ डिफरेंस है। मैंने क्या कहा, दो वेव हैं, दो अल्टरनेटिव वेव है, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट एक जैसा ना हो, एक ही वक्त में स्टार्ट ना हो रहा हो, तो समझ लीजिएगा कि ये दोनों वेव, इन दोनों वेव का आपस में कोई ना कोई क्या है, फेस डिफरेंस है। कैसे, इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो लाइनें, दो वेव ड्रा की है। चले मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई मसला तो नहीं है, मुझे उम्मीद है ये तो आपको समझ में आया होगा। फ़र्ज़ करता हूँ ये एक वेव है जिसको मैं, आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको I0 से रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉरी I से, ये फ़र्ज़ करें करंट को शो कर रहा है, और ये जो रेड कलर में है ना वो वोल्टेज को जाहिर करता है। अब देखें कि करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज कोई इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो एक जैसा नहीं है। दोनों का अगर इनिशियल पॉइंट एक जैसा नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस मौजूद है। फेज डिफरेंस होगी ना तो आपको पता होनी चाहिए कि I=I0 साइन थीटा और V=V0 हमने साइन थीटा इससे पहले कर रखा है, उसमें भी हल्की फुल्की चेंज आ जाएगी। वो कैसे चेंज आएगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, कैसे चेंज, इस चेंज को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। मगर ये बात तो कंफर्म है कि हमारे करंट है ना,
रेफरेंस के तौर पर लेंगे। जो ओरिजिन से इनिशियल स्टार्ट होगा इसको आप एज ए रेफरेंस लेंगे। जिसको रेफरेंस लिया जाएगा वो उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में, जिस फॉर्म में हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा हो। तो हमने यहां पर करंट को एज ए रेफरेंस लिया है। लेट आई इज इक्वल टू, मैं इधर चले आपके आसानी की खातिर लिख के रखता हूं, रेफरेंस वैल्यू। अगर आई को रेफरेंस वैल्यू कहेंगे तो इसका सिंपल मतलब है आई को आप एज इट इज लिख दीजिएगा, उसी तरह लिख दीजिएगा जिस तरह हम इससे पहले लिखते आ रहे हैं। यानी आई को लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन थीटा। जो ओरिजिन है, जो पहले से स्टार्ट हो गया, उसको आप एज ए हमेशा रेफरेंस के तौर पर ले लें। इसके रेस्पेक्ट से देखें दूसरा आया, अगर फेस में डिफरेंस है तो डिफरेंस का सिंपल मतलब है ये जीरो है तो दूसरा जीरो से आगे होगा, ये जीरो से पीछे की तरफ होगा, इसीलिए इसको फेस डिफरेंस कहते हैं। तो हम यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको एज ए रेफरेंस के तौर पर हमने ले ली। मगर इसी को फर्ज करें, क्योंकि इसी तरह जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर इसको इसके साथ कंपेयर किया था, इसको भी अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत अगर आप गौर करें तो होगा क्या, हमारे जो करंट है ना, जिस लम्हे करंट जीरो है वो जीरो पर नहीं है, यहाँ पर जीरो पर नहीं है। मगर देखिए इसी को मैं परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स एक्सिस में टाइम रखा हो, उस टाइम में करंट की क्या वैल्यू है वो जरा निकालना चाहें तो करंट इधर पहुंचा हुआ है, देखो करंट यहाँ पर है। करंट इधर होने का मतलब इधर कोई इसी पॉइंट पर मौजूद होगा, ये है करंट, ठीक। तो आप खुद देख लीजिएगा कुछ ना कुछ इसने एंगल बनाया। मैं फर्ज करता हूं कि ये कोई 65 या 60 मेरे ख्याल से कुछ इस तरह डिग्री एंगल बन रहा है, उस एंगल को आप ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर दें। जितना एंगल इसने बनाया उसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी थीटा को एक्सटेंड किया तो ओमेगा टी के बराबर आया। मगर उस लम्हे, यानी कि एक्स एक्सिस में टाइम रखा हुआ, जिस लम्हे करंट की वैल्यू आई हो, वोल्टेज कहां पर है, हम क्या इसी को इसके साथ डायरेक्ट सीधा जाइए, वोल्टेज इधर है। इसका मतलब वो वोल्टेज ने कितना एंगल बनाया हुआ है, 0 डिग्री बनाया हुआ है। एक कहां पर है, मैं फर्ज कर रहा हूं कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 का एंगल बनाया है। एक कितने पर मौजूद है, 0 पर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेव के फेस में कुछ न कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस निकालना हो तो बड़ा आसान, हम क्या कर देंगे, इस 60 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना एंगल का इन दोनों में डिफरेंस है पता चल ही जाएगा। तो 60 माइनस 0 क्या होगा, 60 होगा। इसका मतलब है 60 डिग्री बेसिकली इन दोनों के बीच क्या है, फेस डिफरेंस है। और यहां से इसका मतलब एक्स एक्सिस में टाइम रखें या एक्स एक्सिस में आप एंगल रखें, एक ही बात है। यहां से लेकर यहां तक जो जितना फेस में जो डिफरेंस आ रहा है, इसको आप एक काम कर दें, फाई से रिप्रेजेंट कर दें। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल एंगल बना है इन दोनों क्वांटिटीज़ के वर्सेस, टोटल जो एंगल बनी है उसको आप फाई से, यानी डियर स्टूडेंट परेशान ना हो, हैरान ना हो, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होगी इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फाई से। फाई क्या है, दोनों वेव के बीच फेज में डिफरेंस है, जिसको मैंने फाई से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखिए फाई फेज डिफरेंस है। अब आपने मुझे बताना है यहां पर अगर करंट को आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है तो क्या वोल्टेज को भी वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे? ऐसा हरगिज नहीं लिखा जाएगा। कैसे? आप इधर देखिएगा, थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने से हमें पता लग ही जाएगा। v इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन, इफ मैं यहां पर लिख देता हूं फाई is equal to phase difference, then v is equal to v naught। इधर देखिए, जिस वक्त ये 60 डिग्री पर था तो ये 0 डिग्री पर है, इसके बाद ये ग्रो करेगा, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब ये भी 0 डिग्री से इंक्रीज करेगा, मैं मानूं। मगर मसला क्या है कि ये 60 पर पहुंचा हुआ है, 60 पर ये अभी 0 से आ रहा है, इसका मतलब पे लैग कर रहा है, पीछे है, लीड नहीं कर रहा। हम क्योंकि इसको हम एज ए रेफरेंस लेंगे, करंट के रेस्पेक्ट से वोल्टेज के बारे में बताया जाएगा, जहन में रखिएगा। हमने वोल्टेज को रेफरेंस नहीं लिया, करंट को रेफरेंस लिया। तो करंट के रेस्पेक्ट से देखें, वोल्टेज अभी पीछे से आ रहा है 0 डिग्री से, तो मैं क्या कर देता हूँ, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन जो है ना ओमेगा टी तो है ही,
मगर इस ओमेगा टी में से ये जितना है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जितना एंगल पीछे से है उसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वोल्टेज के जो रिलेशन है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ओमेगा टी माइनस फाई होगा। तो ये जो माइनस फाई जाहिर करता है, ये पीछे है, पीछे को हम क्या लैग कहेंगे। तो मैं कहूँगा कि इस रिलेशन के मुताबिक ये जो वोल्टेज है ना, मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज लैग्स द करंट बाय एंगल फाई। इतने एंगल से ये लैग कर रहा है। मगर फर्ज करें कि मैं आपका जो है ना थोड़ा बहुत यहाँ पर शो करता हूँ। अगर लेट सपोज ये हमारा करंट है और जो वोल्टेज का जो ग्राफ है वो इधर से नहीं स्टार्ट होता, बल्कि यहाँ से यूं स्टार्ट हो रहा होता है, तो फिर उस सूरत में आप देखें जिस वक्त हमारा रेफरेंस करंट 0 पर था ना, उस वक्त ये कोई एंगल इसने ऑलरेडी बना रखा है। इसका मतलब ये आगे होगा। तब तक आगे होने का मतलब है प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तब मैं उसको V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई नहीं लिखता, तब मैं इसे प्लस फाई लिखता। समझ में आ गया ना। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर एक शर्त जहन में रख लीजिएगा, हम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इन दोनों जो साइकिल है इसके जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। ये सब कुछ उस सूरत में मुमकिन होगा जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम ना हो ना, तो इसका क्या मतलब है मैं जरा बताता हूं कि फर्ज करें ये एक साइकिल है और एक और वेव है, वो कुछ यूं है। तो आप देखें इन दोनों का हर पॉइंट पे जो एंगल है ना वो सेम फेज डिफरेंस के साथ नहीं होगा। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, सेम होगी, वो सिर्फ एक सूरत में होगा जब इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। मसलन यहाँ पर देखें 0 डिग्री पर है, इसका भी 0 डिग्री पर है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों का रेफरेंस पॉइंट सेम है। दोनों जो है ना 0 डिग्री के फेज डिफरेंस पर मौजूद है। मगर जैसे आगे बढ़ते हैं देखें कि ये मेरे ख्याल में 270 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है। तो एक खास टाइम पीरियड के बाद हम देखते हैं ये दोनों एक 90 और 270, तो इसका मतलब है 180 डिग्री के इन दोनों के फेज में डिफरेंस आ गया। पहले 0 डिग्री का फेज डिफरेंस था, अब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। आगे बढ़ेंगे और हर पॉइंट पर आप चेक करेंगे तो इन दोनों को जो फेज में जो डिफरेंस है वो फिक्स नहीं होगी, वो डिफरेंट होता रहेगा। मगर अच्छी बात है जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया है इसके मुताबिक कि जो क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी सेम है दोनों का, जितनी वेव जितना टाइम में करंट का बना है उतना वोल्टेज का भी बना है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी में जो कांस्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 60 डिग्री का जो फेज डिफरेंस है, वो जिस लम्हे भी आप चेक करेंगे, इस पॉइंट पर चेक करें, इस पॉइंट पर चेक करें, इन दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है, हमेशा 60 डिग्री ही रहेगा। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस कहलाएगा तब तक। समझ में आ गया ना। तो ये रिलेशन सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब फ्रीक्वेंसी सेम हो। फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो फाई की जो वैल्यू है जो कि फेज डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो हमारा फेस ऑफ एसी के हवाले से तक वो आपको पता चल गया होगा। तो इसको हम जो है ना ये फेज़र कहते हैं कि इससे हमें पता लगता है कि ये इस लाइन से, इस वेक्टर लाइन से हमें पता लगता है कि हमारे करंट की क्या वैल्यू है, इसकी जो है ना डायरेक्शन क्या है। वो सब के सब शरारत आज हमने कर ली है। मुझे उम्मीद है कन्फ्यूजन आपको दूर हुआ होगा। आपने भी बुक को भी पढ़ना है और हमारे लेक्चर को भी देखना है। खुद ने नहीं देखना, दूसरों को भी बताना है और साथ साथ शेयर भी करते रहेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होगी। तो इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।